हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका श्री एडू रूट्स चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बायो के उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो क्लास 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग श्री एडू रूट्स चैनल को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या फिर हम लोगों से जुड़ने के लिए आप लोग इंस्टा पे फॉलो करें। श्री एडू रूट्स हम लोग के चैनल का नाम है, और व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोग श्री एडू रूट्स सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या हैं? फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर: इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द स्टिमुली, प्रोसेसिंग देम एंड सेंडिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, सब बॉडी पार्ट्स में जुड़े होते हैं। तो बॉडी पार्ट से सारा मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। हिंदी में देख लीजिए, यह शरीर के स्वैच्छिक और अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह उत्तेजनाओं को महसूस करने, उन्हें संसाधित करने और उचित प्रतिक्रिया भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। अपरा का क्या अर्थ है? The placenta is an organ which is responsible for the raising and protecting a fetus during pregnancy. Two functions of placenta are: it allows gas exchange so that the fetus get enough oxygen and also help in to get sufficient nutrition. Placenta removes the waste from the fetus for processing by the mother's body. अपरा जो होता है प्लासेंटा, वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है ताकि फीटस जो ओवेरी में रहते हैं, यूटेरस में, वो वहाँ पे उनको अच्छा सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल पाए और वो गैसियस एक्सचेंज कर पाए। इसके लिए वो प्लासेंटा जिम्मेवार होते हैं। ठीक है। अपरा एक ऐसा अंग है जो गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अपरा के दो कार्य हैं। पहला कार्य है, यह गैस विनिमय की अनुमति देता है ताकि भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले और उसे पर्याप्त पोषण प्राप्त करने में भी मदद मिले। अगला है, अपरा माँ की शरीर द्वारा प्रसंस्करण के लिए भ्रूण से अपशिष्ट को हटा देता है। अगला है वो डिफाइन वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को परिभाषित करें। It is a surgical method of contraception that is performed in males. In this method, a small piece of vast difference is cut and removed. The two ends are then tied. It prevents the passage of transfer of sperms into semen. यह गर्भनिरोधक की एक शल्य चिकित्सा विधि है जो पुरुषों में की जाती है। इस विधि में वास्ट डिफरेंस का एक छोटा टुकड़ा काटकर हटा दिया जाता है, फिर दोनों सिरों को बांध दिया जाता है। यह शुक्राणुओं को वीर्य में स्थानांतरण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? देखते हैं आंसर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना बना सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। अगला है, द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड वाटर। अगला है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म completely depend on other for their nutrition. They depend on surrounding plants and animals for food. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं और हेटेरोट्रोपिक में अपना खाना का परिपूर्णता करने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। स्वपोषी के बारे में देख ले। जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल इत्यादि है। विषमपोषी में जीव अपने पोषण के लिए पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं और वे भोजन के लिए आसपास के पौधे और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिजीजेज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन।
आयोडीन के कमी के कारण जो डिफिशियंसी बीमारी होता है उसे होने वाले रोग को संक्षेप में वर्णन करना है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, ये ऐसे बीमारी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा किसी को। आयोडीन डिफिशियंसी लीड्स टू द डिजीज़ कॉल्ड गोइटर। ये जो डिजीज़ है वो गोइटर कहलाता है। एज इट अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, उसी को ये अफेक्ट कर देता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड ही अफेक्ट होता है। द थायराइड हार्मोन secretion needs the usage of iodine as a nutrient. Goiter causes swelling in the neck as the thyroid gland gets enlarged and it also leads to mental disability. आयोडीन की कमी से गंडमाला नामक रोग होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड हार्मोन स्राव को पोषक तत्व के रूप में आयोडीन के उपयोग की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से गंडमाला के कारण गर्दन में सूजन हो जाता है और इससे मानसिक रोग भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फूड चेन? खाद्य श्रृंखला क्या है? इसका उदाहरण भी देना है। उदाहरण आप लोग यहाँ सामने देख रहे हैं, हम लोग प्राइमरी क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है या फूड चेन क्या है? द फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एंड एनर्जी आर पास्ड इन एन इकोसिस्टम विद द मेंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। हिंदी में देखें, खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसके माध्यम से भोजन और ऊर्जा पोषी स्तर के सदस्य के साथ एक पारिस्थितिक तंत्र में पारित होता है। मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक जरिया है। फूड चेन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होने का एक प्रोसेस है। जैसे कि सन से ग्रास अपना भोजन तैयार करते हैं। ग्रास पे ग्रास होपर्स वगैरह, टिड्डे जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं और इन ग्रास होपर वगैरह को कुछ कुछ जानवर जैसे चूहे या फिर मेंढक वगैरह हो गए वो खा लेते हैं और लास्टली उसको उल्लू खा लेते हैं, ठीक, या फिर सांप वगैरह का शिकार हो जाते हैं। ये एक पूरा फूड चेन कहलाया। अगला है, व्हाट आर टेस्ट बर्ड्स? Taste buds are the sensory organ found on the surface of our tongue. They are involved in communicating the sense of taste to the brain. The 4 types of taste that we respond to are sour, sweet, salty and bitter. स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ की सतह पर पाए जाने वाली संवेदी अंग है। वे स्वाद की भावना को मस्तिष्क तक संचारित करने में शामिल हैं। 4 प्रकार के स्वाद जिन पर हम प्रतिक्रिया करते हैं वे है खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। हम लोग का जीभ कुछ इस टाइप का होता है। इसमें सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे कड़वा होता है, ठीक। दोनों साइड में नमकीन, ठीक। खट्टा भी उसी के जस्ट ऊपर, नमकीन के जस्ट ऊपर खट्टा होता है और मीठा सबसे आगे की ओर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंस क्या है? Hemoglobin is an iron-rich protein found in the red blood cell. It gives red color to the blood. Hemoglobin has 2 main functions. It transports oxygen from lungs to the body tissue. It carries carbon dioxide from the cell back to the lungs. हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है। यह रक्त को लाल रंग देता है। हेमोग्लोबिन के दो मुख्य काम हैं। यह फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल किस प्रकार आवश्यक है। ये एक्टिविटी होता है। काफ़ी सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसीलिए मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन इस साल ज़रूर पूछे 10th के बिहार बोर्ड में। तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे, वी टेक ए पॉट प्लांट लाइक क्रोटन हुज लीव्स आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट। हम लोग ये मनी प्लांट ज़रूर देखे होंगे, डेकोरेशन वगैरह में हम लोग मनी प्लांट का यूज़ करते हैं। उसमें उसका पत्ता कहीं कहीं ग्रीन और कहीं कहीं वाइट कलर का होता है, ठीक है। वैसा ही कोई पत्ता लेना है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द वाइट पार्ट ऑफ द लीव डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो ग्रीन पार्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल तो होते हैं, लेकिन जो वाइट पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
तो एक्टिविटी में करना पहले ये है, दिस प्लांट इज़ केप्ट इन ए कम्प्लीटली डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days टू मेक इट्स लीव्स स्टार्च फ्री। कुछ दिनों के लिए, मतलब 3 दिनों तक इसको धूप से हटाकर रखना है, ठीक है, ताकि इसमें जो स्टार्च पाए जाते हैं वो ना रहें उसमें। उसके बाद करना ये है, द पॉटेड प्लांट इज़ केप्ट इन अ डार्क प्लेस, रिमूव इट एंड कीप इट इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट फॉर 3 days to 4 days। और पॉटेड प्लांट जो था, जो डार्क प्लेस पर हम लोग रखे हुए थे अंधेरे में, उसको वहाँ से हटा के एक मतलब बहुत कड़क धूप में उसको 4 दिन के लिए रख देना है। उसके बाद pickled leaves are plucked from the plant and boiled in alcohol to separate its green color and chlorophyll। तो उसमें इसका कोई पत्ता एक तोड़ लेना है, ठीक है, और उसको अल्कोहल में गर्म करना है, ठीक, अल्कोहल में रख के उबाल देना है। और उससे होगा क्या कि ग्रीन कलर और क्लोरोफिल ये क्या हो जाएगा, उसका अलग अलग हो जाएगा। द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स बिकम ब्लीच्ड, इट इज़ इन दिस वे वी गेट कलरलेस लीव्स। तो ग्रीन पार्ट का जो होगा लीव्स का, वो ब्लीच हो जाएगा, मतलब उसका रंग वहाँ से हट जाएगा और हम लोग को एक कलरलेस लीव्स मिल जाएगा। उसके बाद द ब्लीच लीव्स इज वॉश्ड विथ वाटर टू रिमूव सम ऑफ द क्लोरोफिल स्टक टू इट। ब्लीच जो मतलब वो जो पत्ता हम लोग को मिला था रंगहीन पत्ता, उसको पानी में से धोने पर हम लोग का जो बचा खुचा क्लोरोफिल होगा वो उसमें से निकल जाएगा। उसके बाद pour iodine solution on the colorless leaves and observe the change in color of the leaves। उसके बाद करना ये है कि हम लोग को आयोडीन सोल्यूशन एक तैयार करके उस लीव्स पे रखना है, ताकि उस जो भी चेंज हो उसमें वो हम लोग देख सकें। हम लोग को क्या मिलेगा कि वी विल फाइंड दैट द आउटर पार्ट ऑफ द लीव which was originally white does not turn blue black when iodized solution is added. This shows that the starch is not present in this outer part of the leaves. From this observation we conclude that the photosynthesis process to form starch cannot occur without chlorophyll। तो आयोडीन सॉल्यूशन रखने पर वो जहाँ पे वाइट कलर नहीं था वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो इससे यह साबित होता है कि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था और वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जिस कारण से मतलब क्लोरोफिल जिस जगह पे मौजूद थे उस जगह पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। द इनर पार्ट ऑफ द लीव्स विच वाज ओरिजिनली ग्रीन टर्न्स ब्लू ब्लैक बाय एडिंग आयोडीन सोल्यूशन। और जो पार्ट ग्रीन था उसमें आयोडीन सोल्यूशन रखने पर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दिस शोज दैट द स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस इनर पार्ट ऑफ द लीव। और जो जिस साइड वो ग्रीन कलर का था उस साइड आयोडीन सोल्यूशन रखने पर स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है, वो निर्देश देता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू फॉर्म स्टार्च अकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो उस जगह पे जहाँ पे ग्रीन पार्ट था उसका, उस जगह पे क्लोरोफिल होने का प्रूफ देता है कि उस जगह पे वो ब्लू ब्लैक क्या हो रहा था, कलर में बदल गया था आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने पर। इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। हम एक गमले का पौधा जैसे क्रोटन, जिसे मनी प्लांट कहते हैं, लेते हैं जिसकी पत्तियां आंशिक रूप से हरी और आंशिक रूप से सफ़ेद होती है। पत्ती को के हरे भाग को में क्लोरोफिल होता है, परंतु पत्ती के सफ़ेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। इस पौधे को उसकी पत्तियों से को स्टार्च रहित बनाने के लिए लगभग 3 दिनों तक पूर्णतः अंधेरे स्थान में रखते हैं। अंधेरे स्थान में रखने के बाद उसको वहाँ से हटा के गमले के पौधे को अंधेरी जगह से हटा लेते हैं और उसे 3-4 दिन तक कड़ी धूप में रखते हैं। पौधों से चितकबरी पट्टी तोड़ते हैं और उसे अल्कोहल में उबाल कर उसे हरे रंग क्लोरोफिल को अलग कर देते हैं। पत्ती के हरे भाग विरंजित हो जाते हैं। इस प्रकार हमें रंगहीन पत्ते प्राप्त होते हैं। विरंजित पत्ती को उसके चिपके कुछ क्लोरोफिल को हटाने के लिए जल से धोते हैं। रंगहीन पत्ते के ऊपर आयोडीन विलयन को डालते हैं और पत्ती के रंग में परिवर्तन का परीक्षण करते हैं। हम पाएंगे कि पत्ती के बाहरी भाग जो मूलतः सफ़ेद था, आयोडीन विलयन डालने पर नीला काला नहीं होता है। यह दर्शाता है कि पत्ती के इस बाहरी भाग में स्टार्च उपस्थित नहीं है। मतलब वो वाइट वाला जो हिस्सा था वो नीला काला नहीं पड़ता है, मतलब ये बताता है कि वो क्या था, स्टार्च उसमें उपस्थित नहीं था। इस प्रेक्षण से हमें निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोफिल के बिना नहीं होती है। तो यही बताता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण वहाँ पे नहीं हो रहा था।
पत्ती का अंदरूनी भाग जो मूलतः हरा था, आयोडीन विलयन डालने से नीला काला हो जाता है। यह दर्शाता है कि पत्ती को इस अंदरूनी भाग में स्टार्च उपस्थित है। इस परीक्षण से हमें निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि स्टार्च वगैरह बनाने के लिए प्लांट्स को, स्टार्च मतलब ग्लूकोज जो हम लोग को मिलता है, तो वो बनाने के लिए प्लांट्स को क्लोरोफिल का अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। द ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला होता है हार्मोनल मेथड। वेरियस हार्मोनल प्रिपरेशन कम इन फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स कॉमनली कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगला है फैमिली प्लानिंग, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल। दिस मेथड कैन यूज बाई वुमेन, मेन और बोथ। अगला है बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बैरियर मेथड से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दीज मेथड्स आर ऑल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। उसका बाद है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, IUDs सच एज लूप और कॉपर टी आर फिटेड इन द यूटेरस। दिस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन को रोकता है, जिस कारण से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। अगला है सर्जिकल मेथड, ये दो होते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। इन फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब्स आर लिगेटेड, दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस आर लिगेटेड, दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। यहाँ पे MY छूट गया, इसी को हिंदी में देख लेते हैं एक बार। मानव जनसंख्या को निम्नलिखित विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला है हार्मोनल विधि। विभिन्न हार्मोनल तैयारियां गोलियां या पिल्स के रूप में आती है, जिन्हें आमतौर पर गर्भनिरोधक गोली कहा जाता है। परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक या जन नियंत्रण के रूप में भी जानी जाने वाली इस विधि का उपयोग महिला पुरुष या दोनों द्वारा किया जा सकता है। अगला है बाधा विधियाँ, निषेचन को रोकता है ये, और ये तरीका यौन संचारित रोगों से भी बचाव करता है। अंतर्गर्भाशय उपकरण IUD जिसको कहते हैं हम लोग, IUDs, लूप या कॉपर टी जैसे IUD गर्भाशय में लगाए जाते हैं। ये वे निषेचन को क्या करते हैं, रोकते हैं। सर्जिकल तरीका लास्ट, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों में शुक्राणुवाहक वाहिनी को बांध दिया जाता है, इसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।